नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल देख रहे हैं। साथ ही ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनके माध्यम से आपने जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी बुक के अंदर टिक कर लिया होगा और अब उन्हीं प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं जिनकी संभावना जो है परीक्षा में आने की सबसे ज़्यादा बनती है। साथ ही लोक शिक्षण के द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक, उसके प्रश्नों को भी हम जो है देखते जाएंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न वही हैं जो हमने अपनी बुक के अंदर टिक कर रखे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और जिनकी जो है 4 नंबर के अंदर पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, या यूँ कहें कि बिल्कुल 100% संभावना है कि आज के इस वीडियो में से एक प्रश्न जो है आपका 4 नंबर का ज़रूर आएगा। वो किस तरीके से आएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न लिखे हैं उसमें सबसे पहले है, सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय है और √5 अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो प्रश्न है इनमें से एक प्रश्न जो है कोई ना कोई 4 नंबर में ज़रूर आएगा। साथ ही सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ जो है वो अपरिमेय हैं, और ये भी लिखा हुआ है कि ये जो प्रश्न है ये कब कब जो पूछे गए हैं, जैसे 2019 सप्लीमेंट्री 20 के अंदर पूछा गया है। तो इनमें से एक प्रश्न या इस भाग में से एक प्रश्न आने की संभावना ज़रूर बनेगी। तो यहाँ पर एक ये जो ऑब्जेक्टिव है √2 अपरिमेय संख्या है, इसको जो है 2019 और 2020 दोनों में अलग अलग, एक में रिक्त स्थान बना के पूछा गया है, एक में सत्य असत्य कथन के रूप में जो है इसको पूछा गया है। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, √3 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके जैसे ही आप √2 और √5 वाला जो है प्रश्न उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो जो हमें सिद्ध करना है √3 अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि √3 परिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना था कि √3 जो है अपरिमेय संख्या है। हमने क्या माना, √3 परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने जो है विरोधाभास माना है या विपरीत माना है। विरोधाभास लेने पर या विपरीत मानने पर हमने इसको गलत माना है। देखिए हम यहाँ पर जो है गलत मान रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं गलत जगह पहुँचेंगे। जब हम गलत रास्ते पे चलेंगे तो हमारा जो स्थान है जहाँ पे हमें पहुँचना है वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको गलत माना है। तो क्या गलत माना है आपने, तो √3 परिमेय संख्या है। √3 परिमेय संख्या तो हम क्या लिखेंगे गणित में इसको कि √3 बराबर a/b, अर्थात जो परिमेय संख्या होती है उसे हम a/b के रूप में लिखते हैं। अर्थात परिमेय संख्या को हम बोलते हैं अंश बटे हर वाली संख्या। तो हमने इसको अंश बटे हर में लिख दिया, लेकिन इसके साथ में शर्त रहती है कि यहाँ पर a और b जो है वो क्या रहते हैं, पूर्णांक होते हैं। और साथ ही एक शर्त और रहती है कि बटे वाली जो संख्या है हर का मान जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और हम यहाँ पर इसको सिद्ध करना चाहते हैं कि √3 जो है कैसी है, अपरिमेय है। तो उसके लिए अपने को यहाँ पर एक चीज़ और माननी पड़ेगी कि a और b जो है वो सहअभाज्य हैं। संख्याएं जो हमने ली है a और b, ये दोनों ही संख्याएं अपने को कौन सी मिलेगी, सहअभाज्य। अब सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, बुक के अंदर लिखा हुआ सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि a और b, या फिर हम यूँ मान लें कि संख्या a/b अपने निम्नतम रूप में है। निम्नतम रूप में है तो इसके लिए थोड़ा सा और लिख देते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। निम्नतम रूप में है, इसका मतलब ये है कि a और b में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात इसमें जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है इन दोनों संख्याओं में, किसमें, a और b में, ये अपने निम्नतम रूप में है। अर्थात इनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड अपने को नहीं मिलने वाला है, और अगर कॉमन मिलेगा तो कौन मिलेगा, सिर्फ एक मिलेगा।
और एक गुणनखंड इसमें कॉमन है, अर्थात हम बोले हैं कि ये ए और बी दोनों कौन सी संख्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। और अभाज्य संख्याओं में हम देखते हैं कि इनका HCF 1 होता है, इसलिए इनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके आगे हम लिख देते हैं कि यहाँ पर जो है हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, √3 का वर्ग, तो अपने को 3 मिल गया। इधर वर्ग करते हैं तो a का वर्ग बटे b का वर्ग, और यहाँ कोष्टक में हम लिख देंगे वर्ग करने पर, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर भी आप जो है लिख सकते हैं। अगली स्टेप में क्या करना है, आपको इस b² को इधर लेकर के आना है, या फिर पूरे समीकरण में b² से गुणा करवा दे। एक ही बात है, 3b² इक्वल टू मिल जाएगा अपने को a², और इसको डाल दे समीकरण नंबर 1। यहाँ से अपनी जो है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप चालू होती है अब, कि यहाँ पर जो है कि हम ये देख रहे हैं कि इस 3b² में, है ना, 3b² में किससे भाग चला जाएगा, 3 से पूरा भाग जो है चला जाएगा। अर्थात 3b² किससे विभाजित है, 3 से पूरा विभाजित है, क्योंकि इसका 3 एक गुणनखंड है, इसलिए इसमें पूरा 3 से भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि 3b² में 3 से भाग चला जाएगा, अर्थात a²। ये क्यों, क्योंकि 3b² किसके बराबर है हमारे पास में, a² के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3 जो है वो a² को विभाजित करता है। क्या लिख दिया हमने, कि 3 से इसमें पूरा भाग जो है चला जाएगा। जब 3 से इस a² में पूरा भाग चला जाएगा तो एक प्रमेय है हमारी, यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूरी तरीके से विभाजित करती है तो उस संख्या में भी जो है 3 से भाग चला जाएगा। वो अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। कैसे करेगी ये हम देखते हैं, अर्थात 3 जो है a को भी विभाजित करेगा। एक उदाहरण ले लेते हैं हम। उदाहरण के लिए संख्या ले लेते हैं हम 225। ठीक है, इसमें 3 से हम भाग लगाते हैं। अब 225 को हम लिख सकते हैं कितना, 15 का वर्ग। इसमें हमने 3 से भाग लगा दिया तो हमको कितना मिलेगा, आंसर मिलेगा 75, अर्थात 3 से पूरा भाग जा रहा है। अब यहाँ से अगर हम वर्ग हटा दें, वर्ग हटाने के बाद में संख्या कौन सी मिलेगी अपने को, 15 मिलेगी। अब इस 15 में भी हम 3 से भाग चलाएं तो 3 से पूरा भाग जो है इसके अंदर चला जाता है। तो यही प्रमेय है हमारी कि यदि किसी अभाज्य संख्या से किसी संख्या के वर्ग को भाग लगाया जाए तो उस संख्या में भी जो है भाग चला जाएगा। यही हमने लिखा है कि यहाँ पर 225 अर्थात 15 के वर्ग में 3 से भाग जा रहा है तो 15 में भी 3 से भाग जाएगा। 15 की जगह हमने क्या लिखा है, a लिखा है, तो a² को विभाजित करता है और 3। ये जो है ये स्टेप अगर समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से आप इसको जो है हल कर सकते हैं। चलिए, अब 3 a को विभाजित कर रहा है, अर्थात क्या कर रहा है कि हम 3 से भाग लगा रहे हैं, किसमें, a में भाग लगा रहे हैं। जब a में भाग लगा रहे हैं तो पूरा भाग जा रहा है, पूरा भाग जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी संख्या आएगी पूरी कट जाएगी और शेषफल हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, भागफल मिलेगा। इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कितनी बार भाग गया, c बार भाग गया, तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल से। जब 3 a को पूरी तरीके से विभाजित करेगा तो हम भाग लगाएं तो 3 a बराबर अपने को मिलेगा भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल 3c, और शेषफल तो हमारा कितना है, 0 है, इसलिए हम उसको लिखेंगे नहीं। a बराबर 3c हमने मान लिया, जहाँ c को हमने माना है कि c जो है कोई ना कोई पूर्णांक है। जब a इक्वल टू 3c है तो समीकरण 1 में इसका मान रख दीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या थी हमारी वो हम देख लेते हैं। समीकरण 1 3b² इक्वल टू a²। यहाँ जहाँ पर अपने को a नज़र आता है उसकी जगह अपने को कितना लिखना है, 3c लिखना है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा यहाँ से 3b² इक्वल टू 9c²। हम 3 से भाग लगा दें पूरे समीकरण को तो अपने को मिल जाएगा b² इक्वल टू 3c²। हम वापस इसी स्थिति पे आ गए हैं। देखिए कौन सी स्थिति, यहाँ पे अपने पास में a² था, उसकी जगह b² है और b की जगह कितना है, c² है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इससे हम अब क्या लिख सकते हैं कि ये 3c² में 3 से पूरा भाग चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 से गुणा है और 3c² किसके बराबर है, b² के बराबर है। ठीक है, तो b² में भी 3 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 3 जो है b² को
विभाजित करता है या इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। और विभाजित करता है तो हमारी प्रमेय क्या कहती है कि ये 3 से b स्क्वायर में भाग जा रहा ना, तो 3 से b में भी भाग जाएगा, 3 b को भी विभाजित करेगा। ये हमारा सवाल यहाँ पर जो है लगभग ख़त्म होने की तरफ है। और 3 b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर देखिए आप, हमने यहाँ पे क्या लिखा, 3 a को विभाजित करेगा और 3 किसको विभाजित करेगा, b को विभाजित करेगा। अर्थात 3 से a में भी भाग जा रहा है और 3 से b में भी भाग जा रहा है। कहने का मतलब क्या कि 3 a को विभाजित कर रहा है, 3 b में भी भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या कि हमने जो माना था कि 3 से a में भाग जा रहा है, मतलब इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, किसका, a और b का। और हमने क्या मान लिया था कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 3 जो है किसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, किससे, इस सेंटेंस से और इस सेंटेंस से हम बोल सकते हैं कि अर्थात 3 किस किस का, a और b दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों में कैसा है, उभयनिष्ठ है, जो हमारे मानने का विरोध करता है। जो हमने क्या माना था, जो कि हमारी धारणा का विरोध करता है। जो हमने माना था वो गलत था, धारणा का क्या करता है, विरोध करता है। विरोध करता है, कैसे विरोध करता है कि हमने माना था कि 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और हम कहाँ पहुँच गए कि इसमें 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए हमको ये नहीं मानना था, क्या नहीं मानना था कि इस √3 को a/b का रूप का नहीं मानना था। a/b के रूप का नहीं मानना था मतलब क्या नहीं मानना था कि √3 को परिमेय संख्या नहीं मानना था। अतः हमारा माना हुआ गलत था। अतः माना हुआ जो था वो गलत था, और हमने जो मान लिया वो हमने गलत सिद्ध कर दिया कि हमने जो माना वो गलत था। इसलिए क्या है, इसलिए √3 जो है वो कैसी संख्या है, यहाँ पर लिख देंगे हम, √3 अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। तो इसी तरीके से जो है हम इसमें √5 का भी लिख सकते हैं। √3 जहाँ जहाँ 3 नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 5 लिख दीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा। देखिए √5 को अगर अपने को सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने क्या मान लिया, √5 परिमेय मान ली, विरोधाभास विपरीत माना। विपरीत माना तो हम गलत जगह पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितना कर लिया, 5 कर लिया। अब हमने माना कि a और b अपने निम्नतम रूप में हैं और इनमें 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और दोनों पक्षों का हमने अगर वर्ग कर दिया तो अपने को यहाँ पर 5 = a² / b² मिलेगा। b² को इधर भेज दीजिए तो 5b² = a²। अब 5b² में किससे भाग जाएगा, 5 से भाग चला जाएगा, अर्थात 5 a² को विभाजित करेगा। जब 5 a² को विभाजित करेगा तो 5 a को भी विभाजित करेगा, और इसको जो है भाग लगाएंगे a से, a में जो है हम 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर अपने को कोई ना कोई पूर्णांक मिलेगा, भागफल मिलेगा। तो भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल से अपने को कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 5c मिलेगा। और 5c हम यहाँ पर पुटअप कर दें समीकरण नंबर 1 के अंदर, तो अपने को यहाँ पर जो है कितना प्राप्त हो जाएगा, 5b² = 25c² मिल जाएगा। और यहाँ पर हम 5 से भाग लगा दे तो क्या मिल गया अपने को कि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 5 जो है वो b² को विभाजित करेगा, 5 b को विभाजित करेगा, अर्थात 5 से a में भी भाग जा रहा है, 5 से b में भी भाग जा रहा है। अर्थात 5 जो है दोनों संख्याओं a और b दोनों में उभयनिष्ठ है, जो कि हमने माना था कि इनके अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है, उसका विरोध करता है। इसलिए हमारा माना हुआ गलत था, इसलिए √5 जो है अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आप √2 को भी जो है सिद्ध कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं इसमें अगले भाग की तरफ, और यहाँ पर भी हम इन्हीं का उपयोग करेंगे, लेकिन उस प्रश्न को जो है हम, जो बाकी के जो प्रश्न हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, हमको इस तरीके से सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। उसमें हम इन कथनों का उपयोग करके इनको जो है सिद्ध करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि
5 माइनस रूट 3 जो है अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं कि 5 माइनस रूट 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। मानेंगे तो हम उल्टा ही, ठीक है, या यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, बता देंगे कि हम जो है क्या कर रहे हैं, विपरीत मान रहे हैं। जब 5 माइनस रूट 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं, a/b के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पर लिख दीजिए कि a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं, और b का मान जो है किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो हम अपने को क्या करना है, रूट वाली संख्या को हमको एक तरफ रखना है, बाकी सबको उधर लेकर के जाना है, ठीक है। तो इस 5 को हम उधर लेकर के चले गए, तो इधर कौन बचा, सिर्फ माइनस रूट 3 बचा। तो यहाँ पर अपने को मिलेगा a/b माइनस 5। अब क्या करना है, माइनस रूट 3 इक्वल टू, यहाँ पर आप इसका लघुत्तम ले लीजिए, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं, लघुत्तम लेंगे हम तो कितना आएगा, a माइनस 5b आएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो आप क्या करें कि इधर जो है चिन्ह परिवर्तित कर दें, जो माइनस वाला है उसको आगे लिख दें, प्लस वाला उसको पीछे लिख दें, अर्थात माइनस कॉमन लेना है। 5b माइनस a हो जाएगा अपॉन b हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं कि अपने को मिला क्या, शुद्ध रूप से अपने को मिलेगा 5b माइनस a अपॉन b, यहाँ पे अपने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ये परिमेय संख्या है क्या। देखिए b कैसा था, पूर्णांक था, और 5 तो अपने आप में पूर्णांक है। पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा कराएंगे, पूर्णांक मिलेगा, और उसमें से पूर्णांक घटा भी लेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, तो इसका अंश भी कैसा है, पूर्णांक है, और हर हमारा कैसा है, पूर्णांक है। ऐसी संख्या जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो ये किसके बराबर है हमारा, इस स्टेप से हम देखें तो ये रूट 3 के बराबर आ रहा। लेकिन हम तो जानते हैं कि रूट 3 तो अपरिमेय संख्या है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। किंतु रूट 3 जो है वो कैसी है, अपरिमेय संख्या है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। रूट 3 अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा माना हुआ गलत था, ठीक है। हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, अर्थात हमारा जो माना था हमने वो गलत था। और हमने क्या माना था, हमने माना था कि 5 माइनस रूट 3 परिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट 3 परिमेय संख्या तो हमने गलत माना, इसलिए हम गलत जगह पहुंच गए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट ले लेते हैं 3√2। तो यहाँ पर भी अपने को वही लेना है, क्या कि हमने माना कि 3√2 जो है कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि हमने इसको मान लिया, कैसा माना है कि हमने इसको विपरीत माना है, विपरीत माना है। और 3√2 जो है कैसी संख्या मिल गई अपने को, परिमेय संख्या मिल गई। तो 3√2 इक्वल टू a/b, क्योंकि हम परिमेय संख्याओं को a और b के रूप में लिखते हैं, a/b से लिखते हैं, और जहाँ पर रहता है a और b पूर्णांक हैं और b का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्या करें कि इस 3 को हम उधर लेकर के चले जाते हैं, तो √2 ही बचेगा अपने पास में। इधर 3 उधर गया तो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। 3a/3 भी अपने को मिलेगा। तो √2 इक्वल टू, यहाँ पर a क्या था, देखिए a पूर्णांक है, ठीक है। और इसी पूर्णांक में आपने पूर्णांक से गुणा कराया तो भी आपको क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। तो ऐसी संख्या जिसका अंश और हर पूर्णांक हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये जो है परिमेय संख्या है, ठीक है, बराबर परिमेय संख्या। लेकिन किंतु है ना, हम क्या सिद्ध कर चुके हैं, हम तो जानते हैं कि √2 जो है वो कैसी संख्या है, √2 तो अपरिमेय संख्या है भाई। तो √2 अपरिमेय संख्या है, तो क्या यह परिमेय संख्या के बराबर होगी, नहीं होगी। और हम देखते हैं कि हमने कहाँ से चले थे, हम यहाँ से चले थे, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसलिए गलत जगह पहुँच गए। तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना हुआ जो था, हमारा मानना वो गलत था, कि हमने जो है सबसे पहले गलत मान लिया था। इसलिए क्या लिखेंगे, 3√2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। तो इन प्रश्नों को हम इस प्रकार से जो है सिद्ध करेंगे। बाकी के 2 भाग और बच रहे हैं, उनको भी हम तेज़ी से देख लेते हैं, ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा नहीं बने।
जल्दी से देख लेते हैं इन प्रश्नों को। यहाँ पर अपने पास में 3 + 2√5 है थर्ड इसका, और ये भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट बनता है परीक्षा के लिए। 3 + 2√5 और दूसरा रहेगा 6 + √2, इसका फोर्थ और आखिरी पार्ट रहेगा। तो हम क्या मान लें, माना कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है अपने को अपरिमेय, तो हमने परिमेय मान लिया। परिमेय मान लिया मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हमने इसको विपरीत माना है विरोधाभास मानने पर। तो जब ये कैसी मान रहे हैं, हम परिमेय संख्या मान रहे हैं, तो 3 + 2√5 किसके बराबर होगा, a/b के बराबर। परिमेय संख्या जो होती है वो अंश बटे हर वाली संख्या होती है, जहाँ a और b क्या है, a और b पूर्णांक हैं। और परिमेय संख्या की एक और परिभाषा की हर वाली संख्या जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पर अपने को वही काम करना है कि इधर सिर्फ √5 को रखना है, बाकी सबको उधर लेकर के जाना है। तो अभी तो अपने पास में 3 को हम पहले उधर लेके जाएंगे, तो a/b और -3 मिल जाएगा। 3 के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 कर दीजिए। क्यों कर दीजिए 1, क्योंकि अभी अपने को क्या करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पर एलसीएम लेना है तो अपने को मिलेगा a - 3b। अब इस 2 को भी उधर लेकर के जाना है। 2 कैसा है, यहाँ पर गुणा में है, जब उधर जाएगा तो ये चला जाएगा कहाँ पर, भाग में चला जाएगा, अपॉन 2b हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पूर्णांक था a और ये भी क्या है, पूर्णांक है। 3 पूर्णांक में b से हम पूर्णांक में गुणा करा हमने तो पूर्णांक मिला, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाया तो इस संख्या का अंश भी कैसा हुआ, पूर्णांक हुआ, और हर भी कैसा हुआ, पूर्णांक हुआ, क्योंकि पूर्णांक में आप पूर्णांक से गुणा करवा रहे हैं। तो ऐसी संख्या है जिसका अंश भी पूर्णांक हो, हर भी पूर्णांक हो, तो उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर किसके बराबर आ रही है, √5 परिमेय संख्या है। लेकिन हम तो जानते हैं, हम तो सिद्ध कर चुके हैं कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है, किंतु हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 तो अपरिमेय है, इसलिए ये कथन जो है वो सत्य नहीं हो सकता है। और सत्य नहीं हो सकता तो हम वापस अपने को रिवाइंड करें तो सत्य क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सबसे पहले जो माना था वो सही नहीं माना था। तो अतः हमारा जो माना हुआ कथन था वो गलत था, हमारा माना हुआ जो था वो गलत था, इसलिए हमको वो क्या मानना था, अतः हमको मानना था कि 3-2√5 जो है वो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इनको ऑब्जेक्टिव के अंदर भी जो है पूछा जा सकता है, ठीक है, कि परिमेय और अपरिमेय का योग, अंतर, गुणा, भाग। तो यहाँ पर अगला भाग हमारा क्या है, 6 + √2। इसको हम मान लेते हैं कि मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 6 + √2 जो है परिमेय संख्या है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, विपरीत या विरोधाभास मानने पर। तो 6 + √2 को हमने कैसी मानी है, परिमेय संख्या मानी है, तो ये अंश बटे हर रूप की संख्या होगी, ठीक है। जहाँ पर a और b कैसे हैं, a और b जो हमारे रहेंगे वो पूर्णांक हैं, और b का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्या करना है, सबसे पहले 6 को उधर लेकर के जाओ, तो √2 = a/b - 6। तो √2 यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, b अपने को प्राप्त हुआ, तो a - 6b अपने को यहाँ से मिलेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो अपने को क्या मिल गया, पूर्णांक, बटे में भी क्या है, पूर्णांक। तो ऐसी संख्या जिसका अंश भी पूर्णांक, हर भी पूर्णांक हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, इस स्टेप से। लेकिन इसके इधर क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, और हम जानते हैं कि √2 जो है अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, किंतु हम जानते हैं कि √2 जो है वो कैसी संख्या है, √2 तो अपरिमेय है, ये परिमेय कहाँ से हो सकती है, हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। अतः हमारा मानना जो था वो गलत था, और हम जहाँ से चले थे वापस वहीं पहुँचते हैं कि हमने क्या माना था कि 6 + √2 परिमेय संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या होगी, या ये जो है अपरिमेय संख्या है। तो इस वीडियो में हमने जो है प्रश्न जो देखे हैं वो अध्याय 1 के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। और अध्याय 2 में ध्यान दीजिए कि वहाँ पर सिर्फ जो है अपनी कुल मिलाकर के
एक प्रश्नावली ही बनेगी जो 4 नंबर के लिए पूछी जाएगी। तो देखते रहिए आप ये वीडियो और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।